बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर बात करेंगे। In 1942, the British government established the Special Police Establishment, जिसको SPE कहते थे, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में ये इदारा एस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट रखा। Police establishment was tasked to take up investigation of corruption in Indian civil service in the supplies and procurement department. जब ये 1942 में ये इदारा बनाया गया तो उस वक्त पर्पस इसका ये था कि इंडियन सिविल सर्विस में जो करप्शन है उसकी रोकथाम की जाए और करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947, पाकिस्तान रिटेन्ड इट एज पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो पाकिस्तान ने इस महकमे का नाम पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट रख दिया और इसको वही टास्क असाइन किए रखे जो अंग्रेजों के वक्त में इसको दिए गए थे, यानी गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। The passage of time, FSPE, apart from investigating the offences of bribery and corruption against officials of the federal government, was also given powers to investigate cases related to offences under Official Secret Act 1923, Foreign Exchange Regulation Act 1947, Passport Offences Act 1952 and Customs Act 1959। तो जो ओरिजिनल इसकी ज्यूरिसडिक्शन थी ब्राइबरी और करप्शन के केसेस फेडरल गवर्नमेंट में उनको इन्वेस्टिगेट करने की, इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको और ज्यादा केसेस मिलते गए तो बहुत ज्यादा अहम इनको मिले। वो थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत इन्वेस्टिगेशन करनी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के जरिए के तहत इन्वेस्टिगेशन करना, पासपोर्ट ऑफेंसेस 1952 को करना, इन्वेस्टिगेट करना, और कस्टम एक्ट 1959 को। तो इस तरीके से इनको ये चार बड़ी अहम जिम्मेदारियां और मिल गई इन एडिशन टू देयर ओरिजिनल वर्क। Police Reform Report in 1972 recommended establishment of federal police organization to deal with smuggling, narcotics, currency offences, enforcement of law relating to foreigners, immigration and passport offences having interprovincial ramification। तो भुट्टो के दौर में जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया तो उसमें पुलिस रिफॉर्म्स पे भी बात की। तो 1972 में जो पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी थी उसने रिकमेंड किया कि एक फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके काम हो कि वो स्मगलिंग को, नारकोटिक्स को, करेंसी के ऑफेंसेस को और फॉरेनर्स के रिलेटेड लॉज को, इमिग्रेशन पासपोर्ट के ऑफेंसेस को, और वो इंटर प्रोविंशियल रेमिफिकेशन जिन केसेस की है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इदारा होना चाहिए जो फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये रिपोर्ट 1972 में पुलिस रिफॉर्म कमेटी ने ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के तहत फिर एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको FIA का नाम दिया गया, FIA एक्ट 1974। ये यकम 13 जनवरी 1975 को ये महकमा वजूद में आता है और इसके लिए FIA एक्ट 1974 को अप्रूव हुआ और इस तरीके से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या FIA मार्ज वजूद में आया। FIA का जो स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनोग्राम है तो FIA इज गवर्नड बाय द डायरेक्टर जनरल FIA। ये इनवेरिएबली पुलिस ऑफिसर ग्रेड 21 या ग्रेड 22 की पोजीशन का पुलिस ऑफिसर है जिसको DG FIA लगाते हैं और उसके नीचे फिर एडिशनल DGs होते हैं। इसको उन्होंने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया हुआ है और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उसमें साइबर क्राइम विंग है इनका, उसमें इमिग्रेशन, एंटी करप्शन और उसके बाद इकोनॉमिक क्राइम विंग। ये इंपॉर्टेंट विंग है इनके जिनको हम अगली स्लाइड्स के ऊपर जाके डिस्कस करेंगे। तो इसमें ग्रेड 22 का ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो है वो डायरेक्टर जनरल FIA लगता है और ये महकमा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे काम करता है। इसकी ओवरऑल सुपरविजन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक झैली इदारा समझा जाता है।
एफआईए के मैंडेट में बहुत से काम शामिल हैं और बहुत वसी मैंडेट है इनका। और इस मैंडेट को अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है। उसके बाद इमिग्रेशन एंड एंटी स्मगलिंग, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, और उसके बाद ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डील करता है। काउंटर टेररिज्म के बारे में इसका मैंडेट है। मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत होने वाली जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं ये एफआईए के मैंडेट में आते हैं। साइबर क्राइम इसके जुमरे में आता है और मनी फ्रॉड्स इसके जुमरे में आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर का सब्जेक्ट एफआईए के पास है। इंटरपोल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेशनल सेंट्रल ब्यूरो पाकिस्तान का जो है ये एफआईए के अंदर काम करता है। और फिर इसके पास एक फोरेंसिक एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये इन केस ऑफ टेररिज्म, इन केस ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम। और फिर देन इज द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ देयर ओन स्टाफ एज वेल एज द स्टाफ ऑफ द अदर डिपार्टमेंट से इनका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो ये मैंडेट है एफआईए का जो इनको मिला हुआ है जिसके तहत एफआईए काम करता है। एफआईए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने विंग्स बनाए हुए हैं और उसमें इनके जो इंपॉर्टेंट विंग्स हैं दैट इज क्राइम, साइबर क्राइम विंग जिसको सीसीडब्ल्यू कहते हैं, इमिग्रेशन विंग जिसको आईडब्ल्यू कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइम विंग जिसको ईसीडब्ल्यू कहते हैं, काउंटर टेररिज्म विंग इज सीटीडब्ल्यू एंड एंटी करप्शन विंग इज एसीडब्ल्यू और देन इज एनसीबी कंट्रोल एंड टेक्निकल विंग। तो ये इनके वो विंग हैं जिनके जरिए ये अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। अब अगर हम इसको देखें, जो इमिग्रेशन विंग है एफआईए का उसमें इमिग्रेशन के तमाम केसेस और उनकी इन्वेस्टिगेशन, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट को मेंटेन करना, ब्लैक लिस्ट को मेंटेन करना और उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, देन प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट पीएनएल आईएल और ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवल्स होते हैं उनका सारा रिकॉर्ड ये इमिग्रेशन वाले मेंटेन करते हैं। और उसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग और इंसानों की ट्रैफिकिंग, ये केसेस के पास है। और आप जानते होंगे बहुत से केसेस पाकिस्तान से होते हैं जो यूरोप लोग इलीगल ट्रैवल करते हैं और एजेंट्स उनको लेके जाते हैं। ये इलीगल ट्रैफिकिंग का केस जो है या ह्यूमन स्मगलिंग का ये एफआईए के पास है। और ह्यूमन स्मगलिंग तीन तरह से होती है। एक ह्यूमन स्मगलिंग वो लोग जो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाते हैं। दूसरा जो विमेन ट्रैफिकिंग होती है यूरोप में और या मिडल ईस्ट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। और तीसरा जो है वो चाइल्ड अब्यूज के लिए होती थी। पहले किसी जमाने में आपने देखा था कैमल जॉकीज के लिए जो बच्चे पाकिस्तान से जाते थे। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एफआईए के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। तो ये इसका इमिग्रेशन विंग इस तरह के केसेस को देखता है। देन इज द क्राइम विंग, इकोनॉमिक क्राइम विंग या ईसीडब्ल्यू। ईसीडब्ल्यू में सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में ये हुंडी जो इलीगल तरीके से रकम बाहर भेजी जाती है एंड देन हवाला। तो ये दो मेथड्स हैं इलीगल तरीके से मुल्क से पैसा बाहर भेजने के। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और उससे रिलेटेड जितने भी केस थे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआईए के पास थी टू इन्वेस्टिगेट दोज केसेस। एंड देन इलीगल मनी और वैल्यू ट्रांसफर सर्विसेज और एसटीआर जिसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और उसमें एफआईआर यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीजें हैं। और जो पाकिस्तान का मैकेनिज्म है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें जब हमने मनी लॉन्ड्रिंग पे मैंने आपको लेक्चर दिया था तो वहां पे मैंने आपको एसटीआर भी बताया था कि सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और उसमें बाकी हमने डिस्कस किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसके क्या तरीकाकार है। देन फ्रॉड्स कमिटेड इन रिलेशन विद बैंकिंग बिजनेस, विलफुल डिफॉल्ट मैटर्स, जो बैंकिंग फ्रॉड्स हैं बिजनेस के अंदर, बैंक फ्रॉड्स हैं, फोर्जरीज हैं, या इसमें एटीएम के जो इसमें ऑफेंसेस हैं उसमें, या जो बिजनेस डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनके जितने भी फ्रॉड्स हैं उसमें इकोनॉमिक क्राइम विंग में आता है और ये एफआईए के पास है। इसके अंदर अगर कारपोरेट क्राइम भी कोई है, फाइनेंशियल क्राइम है, तो वो भी इसके ज़मरे में आएगा। और वाइट कॉलर क्राइम जितना भी है वो भी एफआईए के सब्जेक्ट मैटर है और एफआईए इन्वेस्टिगेट करती है उसको, वाइट कॉलर क्राइम को। देन इज टेररिज्म
काउंटर टेररिज्म विंग है इनका, और हाई प्रोफाइल केसेस विद ट्रांसनेशनल एलिमेंट, जहां पे ऐसे अफराद मुलव्वस हों जिनका ट्रांसनेशनल हो एलिमेंट्स हैं, जो उनके रूट्स किसी दूसरे मुल्कों के अंदर भी हो टेररिज्म के, तो वो केसेस भी एफआईए इन्वेस्टिगेट करता है और उसमें एफआईए असिस्ट करता है। टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जितने भी केस हैं, ये भी फैटफ का एक जैली सब्जेक्ट है टेररिज्म में, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में जितने भी केस मुलव्वस हों। और उसके बाद फिर इनका साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म इनके सब्जेक्ट मैटर में आता है, और ब्लास्फेमिंग, जिसमें ये इंटरनेट इंटरनेट मॉनिटरिंग और वेबसाइट मॉनिटरिंग, उसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें ब्लास्फेमियस होती हैं, तो सारा सब्जेक्ट जितना भी है सोशल मीडिया का और इंटरनेट का और पोर्टल्स का, ये सारा एफआईए के ज़िम्मे में आता है। और ये काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जितना भी ट्रैफिक है ऑन द इंटरनेट, इसकी मॉनिटरिंग और इसकी इन्वेस्टिगेशन, ये सारी एफआईए के ज़िम्मे है। देन इज एफआईए's एंटी करप्शन विंग, और एंटी करप्शन विंग जो है ये रिलेटेड टू दी ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम। ये फेडरल गवर्नमेंट के महकमों में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर अगर फ्रॉड्स हैं, फोर्जरीज हैं, एम्बेजलमेंट है, करप्शन है, ये सारा सब्जेक्ट मैटर एफआईए के पास आता है। उसके बाद स्पोरियस ड्रग्स, इसकी इन्वेस्टिगेशन। और तीन महकमे हैं ऐसे फेडरल गवर्नमेंट के जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ऑयल है, इसके अंदर जो थेफ्ट है या एम्बेजलमेंट्स हैं या पिलफरीज है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एफआईए के जिम्मे में है। देन इज एनसीबी इंटरपोल। जब इंटरपोल का लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था, ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट एंड ऑपरेशन विद कस्टम्स, एएनएफ, नैब एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये कोऑर्डिनेशन है इसकी। एंड देन लिंक्ड विद इंटरपोल एट लियोन फ्रांस, और पाकिस्तान में एनसीबी का जो ऑफिस है वो एफआईए के अंदर है, और एफआईए के जरिए एनसीबी लिंक करता है अपने आप को विद इंटरपोल मेंबर्स एंड इंटरपोल कंट्रीज, और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन इनकी होती है। तो ये भी एफआईए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। इसके बाद जो एफआईए की और एक कंट्रीब्यूशन है, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जिसको समझा जाना चाहिए, और जिसमें एफआईए बहुत अच्छा काम कर रहा है, दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिक्योर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसको हम उर्फ आम में पाइसिस बोलते हैं। ये एयरपोर्ट्स के ऊपर इनका एक सिस्टम है, जितनी भी एंट्री एग्जिट है पाकिस्तान के अंदर, ये उसको मॉनिटर करता है, और उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो इनके पास है। दैट इज कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल एंड एग्जिट। जितने भी लोग पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी रिकॉर्ड है और उसका डेटाबेस है, ये एफआईए करता है इसको, और इसको उर्फ आम में पाइसिस बोलते हैं। और ये है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिक्योर कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। उसके बाद ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एएफआईएस है इसका, ये भी एफआईए वाले मेंटेन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा डेटाबेस है, जहां से इसमें बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो सकती है। एंड देन इज नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस, जिसको एनसीडीबी कहते हैं, ये भी एफआईए वाले मेंटेन कर रहे हैं, नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस। तो ये तीन डेटाबेसेस हैं जो हेल्प करते हैं एफआईए को, और ना सिर्फ एफआईए को बल्कि दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अपने केसेस की इन्वेस्टिगेशन में। तो ये एक और अच्छा काम है जो एफआईए कर रही है, और इनके पास बड़े वसी डेटाबेसेस हैं। अब अगर हम एफआईए की परफॉर्मेंस को देखें कि एफआईए की परफॉर्मेंस क्या है, तो उसके बारे में मिक्स रिस्पांस है परफॉर्मेंस के बारे में, एफआईए के परफॉर्मेंस के बारे में। एक तो इनके जो तीन डिपार्टमेंट हैं जो स्पेशलाइज्ड टास्क है इनके बारे में, जिसमें टेररिज्म, ट्रांसनेशनल टेररिज्म, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके बाद साइबर क्राइम में इनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। They have a very dedicated investigators team to investigate those cases, और खास तौर पे उसमें जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, या उसके इकोनॉमिक क्राइम है, या कारपोरेट सेक्टर के क्राइम है, इसमें एफआईए हैज डन मार्वलस वंडरफुल जॉब, और इनके इन्वेस्टिगेटर्स बहुत अच्छी और आला और म्यारी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस करते हुए फिर आगे केसेस जो हैं वो कोर्ट के अंदर जाते हैं। एफआईए को एक सेटबैक हुआ है जब नैब का इदारा बना है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, तो वहां से फिर फाइनेंशियल क्राइम सारे लेके नैब के हवाले कर दिए गए थे, तो वो एक सेटबैक था एफआईए के पास। अदरवाइज जब इनके पास फाइनेंशियल क्राइम सारा इनके पास हुआ करता था,
और उसमें जो नैब की पावर्स अब कर्टेल की गई हैं, तो उसके बाद भी एफआईए को जो ऑथोराइज किए गए हैं, तो इनका रिकॉर्ड जो है एफआईए का है फॉर फाइनेंशियल क्राइम, वो बहुत उम्दा है। एक इसके अंदर जो परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट हिंडर्स इट्स परफॉर्मेंस। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर एक जैली डिपार्टमेंट समझा जाता है, और ओवरऑल सुपरविजन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट है इसके ऊपर, और इस ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट की वजह से एफआईए बाज दफा हैंडीकैप फील करता है इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन ट्रांसफर पोस्टिंग अंडरमाइंस परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा चेक अगर कोई है, जिसकी वजह से ये महकमा परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं दे रहा जो वीक एरियाज है इनके, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अटमोस्ट है। जैसे पाकिस्तान के बाकी महकमों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो एफआईए इज आल्सो अ डिपार्टमेंट, और उसके अंदर भी उसी तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन होती है। Like other public sector organizations, FIA also faces efficiency, neutrality and impartiality. जैसे बाकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसी तरीके से एफआईए को भी एफिशिएंसी चैलेंजेस का सामना है। इसका स्टाफ उतना ट्रेंड नहीं है। उसके बाद न्यूट्रलिटी पे भी क्वेश्चंस उठते हैं, एफआईए की न्यूट्रलिटी पे, कि जहां पे गवर्नमेंट या सिटिंग गवर्नमेंट इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर लेती है, और इसकी इम्पार्शियलिटी भी उसमें जहां पे इंटरफेरेंस आ जाती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो इसकी इम्पार्शियलिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस पे बहुत से डाउट्स भी हैं, और बहुत से इसकी एप्रिसिएशंस भी हैं। तो एक मिक्स्ड रिस्पांस दिया जाता है एफआईए की परफॉर्मेंस के बारे में। देन इज द लिमिटेशंस। एफआईए की बहुत लिमिटेशन भी हैं, लाइक अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें पहला लिमिटेशन इज रिसोर्स कैप। इसको जैसे गवर्नमेंट के इदारों को रिसोर्सेज मिलते हैं, उसी तरह इसको रिसोर्सेज मिलते हैं, और इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी इसका कम है। जितनी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उतना स्टाफ नहीं है इनके पास। इनके स्टाफ उतना ट्रेनिंग इश्यूज हैं, उनके कैपेसिटी इश्यूज हैं उनके, और जैसे गवर्नमेंट के इदारों के बाकी इदारों के ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज हैं, इसी तरह इसके भी इश्यूज हैं, जिसमें स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ कह सकते हैं। जिस इसके पास मटेरियल रिसोर्सेज की भी, इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बजट और बाकी टेक्निकल रिसोर्सेज, उसमें इनको बहुत ज़्यादा लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। अगर इनके रिसोर्सेज को पूरा कर दिया जाए, तो एफआईए कैन बी अ वंडरफुल डिपार्टमेंट। तो इसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस महकमे के अंदर काम करने का, अगर इसके ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर कर लिया जाए, उनकी ट्रेनिंग को बेहतर कर लिया जाए, उनकी तादाद जो है वो मुनासिब कर ली जाए, और उनको वो तमाम मटेरियल रिसोर्सेज, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, ये दे दिए जाए, तो इट कैन play a very positive and constructive role in investigation of the cases. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है इसमें, और इसको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसको यूज किया है फॉर आर्म ट्विस्टिंग ऑफ ऑपोजिशन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास ये एक ऐसा टूल है, जिसके जरिए ये अपने जो मुखालफिन हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं, और पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इस महकमे को सक्सेसिवली यूज करती रही है गवर्नमेंट। और कोई गवर्नमेंट शायद ऐसी नहीं है जिसने एफआईए को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया हो। Then is corruption and efficiency. Like many other federal government departments, इस महकमे में भी करप्शन उसी तरह है जैसे बाकी महकमों की तरह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफआईए के अंदर करप्शन नहीं है। लाइक मैनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये इसका हाल भी वैसा ही है, और इनएफिशिएंसी भी की भी इसकी वही बात है जो बाकी महकमों की है। मिसाल के तौर पर इनके पोर्टल्स बने हुए हैं, जिनमें उन्होंने साइबर क्राइम के लिए पोर्टल बनाया हुआ है, लेकिन एट टाइम्स पीपल फेस डिफिकल्टी कि वो अपना केसेस जो है वो उसमें रजिस्टर करा लें। और वैसे भी इनके जो ऑफिसेज हैं, उनमें जिन लोगों को काम पड़ता है, तो उनमें उसका बिहेवियर और कंडक्ट इनका वैसा ही है जैसा बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का है। तो ये लिमिटेशन है इसकी। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा महकमा है, और इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियों वाला काम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस, और ये अपनी जिम्मेदारियां निभा भी रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारियां निभाने में जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसको बहुत बेहतर किया जा सकता है बाई टेकिंग सर्टन रिमेडियल मेजर्स। और वो रिमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं? नंबर वन इज रिसोर्सेज एलोकेशन। इसकी जिम्मेदारी वाला काम है इनके पास। इन्वेस्टिगेशन करना बड़ा टीडियस काम है, और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इसको अगर रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं देंगे,
तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। तो सबसे पहला इसका रिसोर्सेज एलोकेशन, और रिसोर्सेज एलोकेशन में ह्यूमन रिसोर्स में दोनों तरीकों से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो इम्प्रूवमेंट है वो होनी चाहिए। इनके लिए स्टाफ पूरा होना चाहिए, वर्कलोड के हिसाब से इनको स्टाफ देना चाहिए, और वो स्टाफ जो है उसके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि वो अपना काम बतौर सरंजाम बेहतर तरीके से सरंजाम दे सके। तो एक तो पहला वे फॉरवर्ड ये है कि इनका ह्यूमन रिसोर्स बेहतर होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनके लिए लॉजिस्टिक, इनके लिए ऑफिस, इनके लिए बाकी जो बजट और इनके सैलरीज, और ये अच्छा पैकेज इनको देना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल रिसोर्सेज, आजकल जो है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे हमने बहुत ज्यादा जोर दिया था, और मैंने एक लेक्चर भी दिया था फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो जब तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको नहीं देंगे टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, और वो टू इन्वेस्टिगेट दी केसेस, तो उस वक्त तक इनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। तो ये तीन ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें इनको रिसोर्सेज एलोकेशन देनी चाहिए, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल। उसके बाद अगला काम इनका ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऑफ द स्टाफ। यहाँ पे पाकिस्तान में आप समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं कि नेपोटिज्म भी है और सिफारिश भी है। उसकी बेसिस पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी होती है, उसके ऊपर बाकी प्रमोशंस और ये सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो जब तक किसी भी महकमे को आप ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी उसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी तीन तरीके से होती है, रिक्रूटमेंट में, और उसकी ट्रांसफर में, और उसकी प्रमोशंस में। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, उस वक्त तक लोग जो है वो मोटिवेट नहीं होते, और अगर स्टाफ मोटिवेट ना हो तो आप उनसे रिजल्ट नहीं ले सकते। तो जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते, उस वक्त तक महकमे में ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आती। तो एफिशिएंसी लाने का तरीका ये है कि मेरिट के ऊपर सारे फैसले हों, और मेरिटोक्रेसी हो उसमें, रिक्रूटमेंट में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, और प्रमोशन में, और डिसिप्लिन में। उसके बाद पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये महकमा बहुत सेंसिटिव काम करता है, और अगर इसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो ये अपना काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकता। तो उसमें फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल डिपार्टमेंट होना चाहिए, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए इनके काम में, खास तौर पर पॉलिटिकल, और इसको जो आर्म ट्विस्टिंग के लिए टूल के तौर पर यूज किया जाता है बाई दी गवर्नमेंट, अगर इसको कम कर दें या बंद कर दें तो ये महकमा वंडरफुल रिजल्ट दे सकता है, और अपना काम ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के पास, इम्पार्शियलिटी के साथ ये सर अंजाम दे सकता है। देन इज द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी इन द डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जितना सेंसिटिव काम कर रहा है, उतना ही जरूरी है कि इसके अंदर डिसिप्लिन रखा जाए, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, और ये अकाउंटेबिलिटी तीन तरीकों से होनी चाहिए। पहले, इसके करप्शन फ्री डिपार्टमेंट होना चाहिए ये, क्योंकि ये खुद एक एंटी करप्शन का काम कर रहा है। अगर ये एंटी करप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए है, तो फिर इसके स्टाफ को किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो दिस डिपार्टमेंट मस्ट हैव जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। तो अगर इसका कोई स्टाफ करप्शन में मुलव्वस है, तो उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डिसिप्लिनरी पनिशमेंट्स होनी चाहिए। देन इनएफिशिएंसी, नहीं अफोर्ड कर सकता ये डिपार्टमेंट, क्योंकि इसका नेचर ऑफ जॉब बहुत सेंसिटिव है। तो इसमें इनएफिशिएंसी के लिए वे फॉरवर्ड ये है कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए स्टाफ की, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मॉडर्न मेथड्स सिखाए जाए इन्वेस्टिगेशन के, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सिखाया जाए उनको कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना है। फोरेंसिक साइंस के मेथड्स सिखाने चाहिए, और फोरेंसिक साइंस में उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो मॉडर्न लाइंस के ऊपर, मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके इसी की। और अगर कोई फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है तो उस पर सजाएं देनी चाहिए। अगर कोई शख्स जानबूझ के फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करता है, किसी लालच में आके, किसी तमा में आके, या किसी ब्राइबरी में आके, या किसी प्रेशर में भी आके अगर वो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसको सजा देनी चाहिए, ताकि इस महकमे का जो कोर वैल्यूज हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट, उसके मुताबिक ये अपना मोटिव जो है वो हासिल कर सकें। तो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन को किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एंड देन इज द डेमोक्रेटिक ओवरसाइट फॉर सुपरिटेंडेंट्स। इस वक्त इनकी जो ओवरसाइट है, दैट रेस्ट ब्यूरोक्रेटिक है, और ब्यूरोक्रेटिक के अलावा पॉलिटिकल है, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस बहुत होती है एफआईए के काम में, और ये इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होती है और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में बैठी है। तो इसमें एक तो इसका डेमोक्रेटिक ओवरसाइट होनी चाहिए, इसकी पॉलिटिकल ओवरसाइट ना हो, और दूसरा सुपरिटेंडेंस इसकी जो है वो
इनके पास डेमोक्रेटिकली होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। अगर इसको पॉलिटिकल क्लचेस से निकाल दे इस महकमे को, तो ये एक बहुत अच्छा और बेहतर तौर पर इसकी प्रोग्रेस हो सकती है और ये अपना काम सर अंजाम दे सकता है। तो ये था आपका FIA के बारे में जो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।